हमारा चल रहा है स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 1 में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। पहला पार्ट आपने देखा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और स्टडी नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का जो थर्ड पार्ट है जो हमारा नेक्स्ट और थर्ड पार्ट है, दैट इज चैप्टर नंबर 1B के नाम से हम देखेंगे। और तीसरे पार्ट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्टडी नोट नंबर 1। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, जून 17 में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे एमसीक्यू टाइप और 5 नंबर का एक फुल फ्लेज थ्योरी क्वेश्चन था। दिसंबर 17 में 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए। जून 18 में अगेन 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए और दिसंबर 18 में 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए। आप आइडिया लगा सकते हो, इसका मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, उसके लिए इस चैप्टर की काफी रेलेवेंसी है, काफी इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो हमें मेनली 8 टॉपिक्स है जो कि डिस्कस करने हैं। सर वो कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमें इस पार्ट में डिस्कस करने हैं? 8 टॉपिक है। चैप्टर का जैसा कि नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है टाइप ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी या बिहेवियर, कि वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट कितने तरीके की हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके बेसिस पे कॉस्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। थर्ड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। जब ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है डिसीजन लेना, उस टाइम पे कौन कौन सी कॉस्ट है जिसकी रेलेवेंसी होगी। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाई टाइम के बेसिस पे कॉस्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस, कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, उसकी प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसके प्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, उसके बेसिस पे कॉस्ट के क्लासिफिकेशन देखेंगे। देन हम देखेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, कि खर्चे जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, उन खर्चों के बेसिस पे कॉस्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। लास्ट में हम 2 कॉन्सेप्ट और देखेंगे, कॉस्टिंग की टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, 4 टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, और लास्ट में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग नॉर्मली कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इनके लिए यूज की जाती है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग मेनली कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये 8 टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करने हैं। और अगर मैं मेनली बात करूं, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें कहां से बताया जाता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हुए हैं, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ही है जो कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में बताता है। तो एक हेडिंग डालो सबसे पहले, स्टडी नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टडी नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1B, चैप्टर नंबर 1B क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चैप्टर नंबर 1B क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ब्रैकेट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1
CAS1 ब्रैकेट में आप कह सकते हो कि ये जो पार्ट हम देख रहे हैं इसमें से एग्जाम में मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और मैक्सिमम 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप कह सकते हो कि इस पार्ट में से 2 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिखो 2 to 7 मार्क्स, 2 से 7, 2 to 7 मार्क्स। और सर इसमें थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि प्रैक्टिकल आएगा? तो देखो बेटा, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट हमारे सिलेबस में इसका नहीं है। तो कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, आपके एग्जाम में प्योर थ्योरी क्वेश्चन इस पार्ट में से आने की उम्मीद है। इसके बाद हेडिंग डालो टॉपिक्स। हेडिंग डालो टॉपिक्स। पहले ये 5 टॉपिक कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट 3 टॉपिक कॉपी करेंगे। और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी का जो पार्ट है वो आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह में ऑलरेडी पढ़ के आते हो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कह दो, कई बार इसको ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर भी बोल दिया जाता है। कई बार इसको ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर भी बोल दिया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कह दो, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कह दो, एक ही बात है। और कॉस्ट को इस बेसिस पे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज पीरियड कॉस्ट। और तीसरा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज टोटल कॉस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कॉस्ट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज पीरियड कॉस्ट। और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज टोटल कॉस्ट। सिंपल सी बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। दोबारा एक बार, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। लाइक अगर मैं कहता हूं 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपए का एक्सपेंस आता है, तो 2 यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए का एक्सपेंस आएगा, 3 यूनिट बनाने के लिए 15 रुपए का आएगा, 4 यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपए का आएगा। तो आप देख सकते हो 1 यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए है। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाता जा रहा हूं, सेम प्रोपोर्शन में आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट 5 रुपए है, 4 यूनिट को बनाने की कॉस्ट 20 रुपए है, तो 4 यूनिट को बनाने की कॉस्ट 20 रुपए है, तो 1 यूनिट की तो वहां पे भी कॉस्ट 5 रुपए ही आएगी, क्योंकि 20 रुपए की कॉस्ट है 4 यूनिट को बनाने की, तो 20 डिवाइड बाई 4, 1 यूनिट की कॉस्ट तो 5 रुपए ही है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में तो चेंज होती है उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट या प्रोडक्शन चेंज होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है शॉर्ट टर्म पीरियड में। एग्जांपल्स की बात करें, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे के सारे तो वेरिएबल होते ही है। और जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, पावर वगैरह के एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पे कवर किए जा सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? चेंज होगा इसमें और वेरिएशन आएंगे इसमें, कैसे? इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आउटपुट और वॉल्यूम में प्रोडक्शन में चेंज होगा, वैसे वैसे इस कॉस्ट में भी चेंज आएंगे। लेकिन अगर आप पर यूनिट की बात करोगे तो पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन।
ऐसा नहीं है कि मटेरियल की कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है तो वो हमेशा ही 2 रुपए पर यूनिट रहनी है। हाँ, आप कह सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड जो कि नॉर्मली 6 महीने 12 महीने होते हैं उसमें ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर के खर्चे हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, या वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो पार्ट जो कि वेरिएबल है, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की केवल और केवल दो स्पेशलिटी, टोटलिटी में चेंज होगी इन द सेम प्रोपोर्शन विद द आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज ओवरहेड्स। सेकेंड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पीरियड पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं कहता हूं एक बिल्डिंग का रेंट है 50,000 रुपए पर मंथ, तो एक महीने का 50,000 रुपए है, 2 महीने का 1 लाख होगा, 3 महीने का 1.5 लाख होगा। लेकिन वो किस पे डिपेंड है? वो पीरियड पे डिपेंडेंट है। अगर आप किसी भी महीने में 5,000 यूनिट बनाओगे तो भी रेंट 50,000 है, 6,000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 है, 4,000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसको पीरियड से मतलब है कि इतने पीरियड की कॉस्ट इतनी है तो इतने पीरियड की कितनी होगी। 50,000 रुपए एक महीने का रेंट है तो 3 महीने का 1.5 लाख रुपए होगा। और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की मैं बात करूं, ये चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन आउटपुट। जैसे कि मैंने कहा 50,000 रुपए का रेंट जो है वो फिक्स है। अगर आप 5,000 यूनिट बनाओगे तो 50,000 डिवाइड बाई 5,000 10 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है। यही जब आप 4,000 यूनिट बनाओगे तो 50,000 डिवाइड बाई 4,000 12.5 पर यूनिट हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में, लेकिन पर यूनिट वो चेंज होती रहती है विद द चेंज इन आउटपुट। देखो, कांस्टेंट रहती है फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का लेवल क्या है, डजेंट मैटर। 50,000 रुपए पर मंथ का रेंट है तो 50,000 रुपए पर मंथ। लेकिन अगर पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट ये फ्लक्चुएट होगी। 50,000 रुपए रेंट, 5,000 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपए पर यूनिट, 4,000 यूनिट बनाई तो 12.5 पर यूनिट। तो पर यूनिट ये फ्लक्चुएट होगी विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा पर यूनिट ये चेंज होती रहेगी। एग्जाम्पल की बात करें, रेंट हो गया, डेप्रीशिएशन अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो तो स्टाफ वगैरह की जो सैलरीज वगैरह होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में चेंज होगी, फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फ्लक्चुएट होगी। तो सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है या टोटल कॉस्ट क्या है? कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसका टोटल जो है उसके अंदर कुछ पार्ट अगर वेरिएबल हो और कुछ पार्ट अगर फिक्स हो तो उस टोटल अमाउंट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। अगर कोई टोटल कॉस्ट जिसके अंदर कुछ पार्ट वेरिएबल हो और कुछ पार्ट फिक्स हो तो उस टोटल कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। सर एग्जांपल से समझो। एग्जांपल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स होते हैं, अगर आप पूरे एक महीने के लिए अपना घर बंद करके कहीं घूमने के लिए चले जाते हो तो क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आता है? आंसर है नहीं। मान लो आपका बिल 100 रुपए कम से कम आता है। अगर आप घर भी बंद कर देते हो, एक महीने तक बिल्कुल भी बंद कर दिया, लाइट वगैरह आप सारा का सारा ऑफ करके चले गए, फिर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 100 रुपए का आता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ में से एग्जांपल 200 यूनिट कंज्यूम करते हो बिजली की, 200 यूनिट कंज्यूम करते हो बिजली की, और मान लेते हैं एक बिजली की यूनिट का रेट है 5 रुपए का। अब जब आप घर पे नहीं थे तो 100 रुपए का बिल आया, लेकिन जब आप घर पे हो
और 200 यूनिट आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी की यूज की है और 1 यूनिट का रेट है 5 रुपए का, तो आपका टोटल बिल जो है वो 1100 रुपए है। अब ये जो टोटल बिल है 1100 रुपए का, ये 1100 रुपए ना तो केवल और केवल वेरिएबल है, ना ये केवल और केवल फिक्स है। ये 1100 रुपए में कुछ पार्ट वेरिएबल है 1000 रुपए का और कुछ पार्ट फिक्स है 100 रुपए का। तो इस कॉस्ट को बोल दिया गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये 1100 रुपए कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का। इंक्रीज होगी, डिक्रीज भी होगी इन एक्सपेंसेस, लेकिन नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट चेंज होगी अगर आप 200 की बजाय 300 यूनिट कंज्यूम करोगे, तो होगा क्या? 300 इंटू 5 बिल आएगा टोटलिटी में 1600। 100 तो आना ही आना है, 1500 और 1600। तो ये इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही जिस प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। आप देखोगे आपका जो आउटपुट है 200 से 300, मतलब 100 यूनिट आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम करी, 1.5 गुना कह सकता हूं मैं। 200 से 300 मतलब 1.5 गुना। लेकिन आप अगर बिल देखोगे तो आपका बिल 1.5 गुना नहीं बढ़ा, क्योंकि 1.5 गुना अगर मैं बात करूं तो 1100 का 1.5 गुना 1650 रुपए बनता। इसका मतलब कॉस्ट में इंक्रीज तो हुआ, लेकिन नॉट इन प्रोपोर्शन विद आउटपुट। उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हुआ। एग्जाम्पल की बात करूं, जो मैंने दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसी तरीके से जो टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं पोस्ट पेड, उनका भी यही सीन होता है। एक मंथली रेंटल फिक्स है, अकॉर्डिंगली बाकी आप जो भी यूज करोगे उसके हिसाब से आपका बिल बन के आएगा। लेकिन जो बिल की टोटल अमाउंट होगी दैट विल नॉट बी टोटली वेरिएबल, टोटली फिक्स। इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, जिसकी वजह से इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया गया। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कॉस्ट 3 तरीके की हो सकती है। सिंपल मीनिंग, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। टोटलिटी में चेंज होगी इन द सेम प्रोपोर्शन विद आउटपुट, पर यूनिट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। टोटलिटी में कांस्टेंट रहेगी शॉर्ट रन में, पर यूनिट फ्लक्चुएट होगी विद द चेंज इन आउटपुट। रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, स्टाफ सैलरीज हो गई। और इन दोनों का अगर कोई कॉम्बिनेशन कॉस्ट है तो दैट इज नॉन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स। चेंज होगा लेकिन नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन विद आउटपुट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, 2 MCQ क्वेश्चन बनते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फिक्स्ड कॉस्ट। 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास और हमें बताना है इन चारों में से बेस्ट कौन सा है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। पहला ए, इट में चेंज इन टोटल। लेकिन मैंने आपको कहा कि टोटलिटी में नॉर्मली ये कांस्टेंट रहता है, बट आगे पढ़ लेते हैं। वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू, लेकिन अगर चेंज होता भी है तो ये रिलेट नहीं करता टू द चेंज इन प्रोडक्शन। देखो, ये आंसर ठीक हो सकता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इट में चेंज इन टोटल। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा लॉन्ग रन में भी टोटल रहता है। हमने अभी अभी डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहता है, ये शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है। अगर बिल्डिंग का रेंट आज 50,000 रुपए है तो ऐसा नहीं है कि हर साल वो 50,000 ही होगा, उसमें चेंज तो आएगा। चेंज इन टोटल तो हो सकता है, लेकिन ये सच चेंज जो है वो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता। और हमने भी यही कहा कि प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आते। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। इट मे चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज इज रिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड चेंज को तो वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है, तो बी तो नहीं होगा। इट इज कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज हो जाएगी। अगर बिल्डिंग का रेंट 50,000 रुपए है
और 10,000 अगर यूनिट बनाते हो तो 5 रुपए पर यूनिट, लेकिन अगर यही 20,000 यूनिट बनाओगे तो 2.5 पर यूनिट, तो ये तो फ्लक्चुएट हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। इट मे चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, लेकिन हमने कहा कि प्रोडक्शन पे तो ये डिपेंडेंट है ही नहीं विद इन द रेलिवेंट चेंज, तो ये भी आंसर आपका नहीं होने वाला। तो योर आंसर विल बी ए, कि टोटलिटी में चेंज होगा लेकिन वो प्रोडक्शन से अगर रिलेट नहीं करता है तो ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं। रेंट का एग्जांपल आप माइंड में रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, डेप्रीशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, हम अभी देख कर आए कि डेप्रीशिएशन फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जांपल है, बाकी सारे के सारे ऑफ कोर्स गलत होंगे। तो दीज 2 क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी को लेकर। इन दोनों क्वेश्चन को कॉपी करो आप। सेकंड जो क्लासिफिकेशन आता है हमारा कॉस्ट का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। किसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके बेसिस पे कॉस्ट को 2 पार्ट में एनालाइज कर दिया गया। अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको बोल दिया गया कंट्रोलेबल कॉस्ट, और अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो दैट इज नॉन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। किसी भी ऐसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है जो कि वेस्ट हो रही हो, जैसे मान लो एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगने चाहिए, लेकिन वर्कर फालतू गपशप वगैरह करके 5 घंटे लगा देता है। तो सिंपल सी बात है, अगर सुपरविजन अच्छा होगा तो उन घंटों को सेव किया जा सकता है, उस कॉस्ट को सेव किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 घंटे में एक यूनिट को बनने में 3 घंटे लगने ही लगने हैं, तो सिंपल सी बात है, उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? एक कंट्रोलेबल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन एट ए गिवन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक पर्सन किसी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। कंट्रोलेबल कॉस्ट जो होती है वो नॉट टोटली कंट्रोलेबल, ऐसा नहीं है कि वो टोटली कंट्रोलेबल होती है, ऐसा नहीं कि आप वर्कर को 1 मिनट भी बात ही नहीं करने दोगे, नहीं चलेगा, बात करो, बट टाइमली आप काम को कंप्लीट करके दो। सम कॉस्ट आर पार्टली कंट्रोलेबल बाय वन पर्सन एंड पार्टली बाय अनदर। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसपे थोड़ा कंट्रोल एक मैनेजर का है, थोड़ा कंट्रोल दूसरे मैनेजर का है। जैसे मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी होता है। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी के खर्चे की मैं बात करूं, मेंटेनेंस करना मेंटेनेंस मैनेजर का काम है, लेकिन उस मशीन पे काम करना तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। अब अगर मेंटेनेंस मैनेजर अच्छे से मेंटेनेंस करे बट प्रोडक्शन मैनेजर अगर उस पर प्रोडक्शन ढंग से ना करवाए तो उस सिचुएशन में मशीन बार बार खराब होगी और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन मैनेजर ठीक से काम करे, मेंटेनेंस मैनेजर उसको ठीक से सही ना करे तो मशीन बार बार खराब होगी। दोनों ही अगर ढंग से काम ना करे तो कभी मेंटेनेंस मैनेजर की गलती की वजह से और कभी प्रोडक्शन मैनेजर की गलती की वजह से मशीन खराब होगी और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो इस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कौन कंट्रोल कर सकता है? मेंटेनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेंटेनेंस कॉस्ट, वही एग्जांपल है जो मैंने बताया, कैन बी कंट्रोल्ड बाय बोथ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजर। एक्सेस स्क्रैप अगर होता है तो मे अराइज फ्रॉम इनएडिक्वेट सुपरविजन। वर्कर काम कर रहे हैं, 2 kg रॉ मटेरियल से 1 यूनिट बननी चाहिए,
लेकिन वर्कर 4-4, 5-5 केजी रॉ मटेरियल यूज करके एक यूनिट बना रहे हैं, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा तो कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन कंट्रोल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो टोटली कंट्रोलेबल हो सकता है वो पार्टली कंट्रोलेबल बाय वन पर्सन और पार्टली कंट्रोलेबल बाय अनदर पर्सन हो, लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमने एग्जांपल देखा, मेंटेनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। एक दूसरा एग्जांपल सुपरवाइजर का गिवन है कि सुपरवाइजर अगर अच्छा सुपरविजन करे तो उसकी वजह से एक्सेसिव जो स्क्रैप हो रहा होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अनकंट्रोलेबल सिंपल है, जिस कॉस्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, दिस इज नॉन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एट एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन। और मेनली अगर बात करें, जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो शॉर्ट टर्म में अनकंट्रोलेबल होती है। अगर एक बिल्डिंग है जिसमें आपका अच्छा खासा काम चल रहा है तो आप उसका जो रेंट है उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो इवन बढ़ेगा, 50,000 है, अगले साल 55,000 होगा, उससे अगले साल 60,000 भी हो जाएगा। आप उसको शॉर्ट टर्म पीरियड में कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं ये नहीं कहूंगा कि कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल के बाद आप अपनी बिल्डिंग खुद की खरीद लो और उस सिचुएशन में जो रेंट का खर्चा है वो आपका खत्म हो जाए। तो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल को कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ टोटली कंट्रोलेबल नहीं है, एक पर्सन या दो पर्सन मिलकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल, अनकंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट जो नॉर्मली होती है, दिस इज द अनकंट्रोलेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी पे एक क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। डिस्कस कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। तो आपने इसमें ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी 3 पार्ट बताने पड़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई डिसीजन लेती है, किस तरीके का डिसीजन, कोई भी डिसीजन हो सकता है, एक नई मशीन खरीदना चाह रहे हैं, खरीदे कि ना खरीदे, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, लॉन्च करें कि ना करें, एक नए कस्टमर का कोई ऑफर आया उसको एक्सेप्ट करें कि ना करें, किसी भी तरीके का कोई डिसीजन हो सकता है। तो उसके लिए कौन कौन सी कॉस्ट है जो कि हम कंसीडर करते हैं या फिर कंसीडर नहीं करते। 5 कॉस्ट तो यहां पे लिखी हुई है। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा है इंप्यूटेड कॉस्ट, थर्ड है संक कॉस्ट, फोर्थ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिफ्थ आपका शटडाउन कॉस्ट, इन 5 कॉस्ट के साथ साथ 2 कॉस्ट और लिखो, 6th एंड 7th। 6th लिखो डिफरेंशियल कॉस्ट, एंड 7th लिखो रेलिवेंट कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज, 7 तरीके की कॉस्ट हमें देखनी है। पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा इंप्यूटेड कॉस्ट, तीसरा संक कॉस्ट, चौथा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पांचवा शटडाउन कॉस्ट, 6th डिफरेंशियल कॉस्ट और 7th रेलिवेंट कॉस्ट। तो एक हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज, और उसमें एक बार केवल और केवल ये 7 नाम जो है वो कॉपी करो, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर आप किसी एक ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करते हो तो उसके लिए अगर आपने कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव जो आपके पास है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो दिस सैक्रिफाइस कॉस्ट इज नॉन एज, दिस सैक्रिफाइस बेनिफिट इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मुझे उस पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है जिसपे मुझे से एग्जांपल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, एक नई मशीन खरीदूंगा जिसमें 3 लाख रुपए लगेंगे और मैं क्या करता हूं, बैंक से 3 लाख रुपए विड्रॉ करके उस मशीन में लगा देता हूं। तो इस मशीन में 3 लाख रुपए लगाने की वजह से मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर हो रही है, जो 3 लाख रुपए पे 5% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था बैंक से, वो अब नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर परचेजिंग द मशीन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट सैक्रिफाइस। मैंने क्या सैक्रिफाइस किया, 3 लाख रुपए पे 5% का इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और वो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, मैंने मशीन खरीदी। एग्जाम्पल क्या है, वैसा सही एग्जाम्पल की मैंने जो मैंने बताया, ए फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान। एक फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, कैसे, बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है उसको विड्रॉ करके। इन सच ए केस जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑन द बैंक डिपॉजिट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेंशन प्लान। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बेनिफिट इज सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और एक एग्जांपल आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे एक शॉर्ट नोट लिखो, 5 नंबर की उसकी वेटेज हो सकती है, 3 नंबर की वेटेज हो सकती है, 1 नंबर की वेटेज हो सकती है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर पुट करना है। क्वेश्चन कॉपी करो, राइट शॉर्ट नोट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट है हमारी इंप्यूटेड कॉस्ट। देखो इंप्यूटेड कॉस्ट जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको नॉशनल कॉस्ट भी बोल दिया जाता है और इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। ये क्या है, मान लो मेरी खुद की बिल्डिंग है, मेरी खुद की बिल्डिंग है और मैं उसमें बिजनेस स्टार्ट करता हूं। अब मेरी अगर खुद की बिल्डिंग है तो मैं उसके लिए कोई रेंट तो पे करूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं किसी डिसीजन को लेने के लिए कि मुझे ये बिल्डिंग रेंट पे देनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, रेंट की एक नॉशनल मतलब इमेजनरी, नॉशनल का मतलब होता है इमेजनरी, हाइपोथेटिकल, इमेजनरी या फिर इसको हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हो आप। इमेजनरी और हाइपोथेटिकल वैल्यू कि अगर इस बिल्डिंग को रेंट पे देता तो कितना मिल जाता, से एग्जांपल 40,000, और अगर बिजनेस कर रहा हूं 30,000 ही कमा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब तो आपको बिजनेस ना करके बिल्डिंग को रेंट पे ही देना चाहिए था। तो इस तरीके के जो डिसीजन होते हैं उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉशनल कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं, उन चीजों की जिसके लिए हमें एक्चुअल में कोई कैश पे नहीं करना होता। तो इंप्यूटेड कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले इज इंप्यूटेड कॉस्ट। मेरी खुद की बिल्डिंग है तो मुझे उसके लिए कोई रेंट तो नहीं पे करना पड़ेगा, फिर भी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन पर्पज के लिए उसका रेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर करके चलूंगा ताकि मैं सही से डिसीजन ले सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कैपिटल
जो मेरी है वो बिजनेस में लगा दी, तो इंटरेस्ट ऑन ओवन कैपिटल द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड। अब उसके लिए मुझे एक्चुअल में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा, लेकिन फिर भी मैं उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर करके चलूंगा नॉशनल बेसिस पे, ताकि मैं डिसीजन सही से ले सकूं। यहां पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट में थोड़ा सा डाउट रहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है मुझे कुछ मिल रहा था, उसको मैंने सेक्रीफाइस किया है। इंप्यूटेड कॉस्ट में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मेरे पास जो चीज रखी है वही मैंने अपने लिए यूज कर ली और उसके लिए मुझे कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। दिस इज द इंप्यूटेड कॉस्ट। दोनों में क्या फर्क है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, जिसपे इंटरेस्ट आ रहा था, वो विड्रॉ करके मैंने बिजनेस में लगाया, तो मुझे एक नुकसान हुआ। यहां पे मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, मैं उसको रेंट पे नहीं दे रहा था, दिया भी नहीं, ना देने वाला हूं, बिजनेस शुरू कर लिया, तो बस मैं रेंट को कंसीडर करके चल रहा हूं कि अगर देता तो कितना रेंट आता, उसको कॉस्ट में कंसीडर कर लिया। तो वहां पे एक्चुअल में एक इनकम आ रही थी जिसको सैक्रिफाइस किया, यहां पे एक्चुअल में कोई इनकम नहीं आ रही थी, बस मैंने यूज कर लिया, तो मुझे उसके लिए कोई आउटफ्लो पे नहीं करना पड़ रहा। इंप्यूटेड कॉस्ट पे हमारे एग्जाम में जून 2018 में एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग का, जिसमें लेफ्ट साइड में कॉलम 1 में लिखा हुआ था इंप्यूटेड कॉस्ट और कॉलम 2 में कुछ ऑप्शंस थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ये इंप्यूटेड कॉस्ट लिखा हुआ था, और भी लिखे हुए होते हैं एग्जाम में, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा ही बनता है। तो साइड में लिखा हुआ था कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले। और अभी अभी हमने देखा इंप्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें कोई भी कैश आउटले नहीं होता, तो आंसर विल बी डी। या फिर आपसे सीधा सीधा शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंप्यूटेड कॉस्ट। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया दिसंबर 2018 में, मैच द फॉलोइंग ही था। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था नॉशनल कॉस्ट और राइट साइड में 4 ऑप्शन थे, जॉइंट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट शीट बट डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अभी अभी हम पढ़ के आए इंप्यूटेड कॉस्ट नॉशनल कॉस्ट होती है जिसमें कोई भी आपको कैश आउटफ्लो करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये 3 क्वेश्चन है, या तो मैच द फॉलोइंग में बनता है या फिर सीधा सीधा शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन एक बार कॉपी करो आप। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी संक कॉस्ट। देखो नाम से ही क्लियर है, संक का मतलब होता है डूब जाना। तो वो कॉस्ट जो डूब चुकी है, और वो सारी की सारी कॉस्ट डूब चुकी होती है जो कि आप पास्ट में इनकर कर चुके हो, जो आप पास्ट में इनकर कर चुके हो। आज आप सीए इंटर लेवल पे बैठे हो, आज आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो। अब अगर इंटरमीडिएट लेवल पे बैठकर आप फाउंडेशन में जो कॉस्ट आपकी इनकर हुई थी उसकी बात करो, तो क्या फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए कि मुझे फाइनल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्वालिफाइड होने के बाद जॉब करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए ये जो फाउंडेशन का खर्चा आपका लग चुका है इसकी कोई रेलेवेंसी है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो कॉस्ट तो चली गई जो बाद में कभी भी अब रिकवर होनी ही नहीं है। तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट
जो कि इनकर हो चुकी है पास्ट में, आर नॉन एज संक कॉस्ट, एंड दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करंट पीरियड। और अब इसका कोई भी यूज नहीं है डिसीजन मेकिंग में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट तो डिसीजन मेकिंग में कंसिडर की जाती है और संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। एक एग्जांपल भी है, इन द केस ऑफ ए डिसीजन, डिसीजन किससे रिलेटेड है, रिलेटिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ए मशीन। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई मशीन होगी और अब वो क्या चाह रहे हैं कि इस एग्जिस्टिंग मशीन को हटाकर इसकी जगह दूसरी मशीन लाई जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन किया जाए। तो जो परचेज कॉस्ट थी एग्जिस्टिंग मशीन की, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन है जिसको आपने 2, 4, 5 साल पहले कभी खरीदा होगा, उसकी परचेज कॉस्ट क्या रेलिवेंट है? ऑफ कोर्स नहीं, इज ए संक कॉस्ट, क्योंकि वो परचेज कॉस्ट रिकवर तो होनी नहीं है एंड देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड। तो आज तो अगर मैं बात करूं तो जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी आज मार्केट में क्या रीसेल वैल्यू है, उसकी कहीं ना कहीं रेलेवेंसी है, ना कि जब 2, 4 साल पहले खरीदा था तब कितना पे किया था, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो संक कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में इनकर हो चुकी है, अब वापस रिकवर नहीं होने वाली, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है। एक एग्जांपल, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन के केस में परचेज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज द संक कॉस्ट। संक कॉस्ट पे देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन संक कॉस्ट, 5 नंबर तक की वेटेज हो सकती है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है ब्लैंक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट। और अभी अभी हम पढ़ के आए संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि हिस्टोरिकल होती है और पास्ट में इनकर हो चुकी है। तो दिस इज द संक कॉस्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द अपोजिट ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट। अपोजिट ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट, क्योंकि इंप्यूटेड कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है और एक्सप्लिसिट उसका उल्टा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में कोई भी कैश आउटले नहीं होता, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल में कैश आउटले होगा। बिल्डिंग मैंने रेंट पे ले रखी है, हर महीने 50,000 रुपए का रेंट पे करता हूं, दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज नॉन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। इस केस में आपकी जेब से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा बिजनेस से, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इसको बोल दिया जाता है। इट रेफर टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा जाएगा, कैश का मतलब कैश नहीं, चेक भी जाए तो भी कवर्ड है। दीज पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैन बी इजीली मेजर्ड। और इनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करते हैं और इजीली इसको मेजर भी किया जा सकता है। जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट के केस में मैं कह रहा था, इंप्यूटेड कॉस्ट में अगर ये बिल्डिंग रेंट पे देता तो कितना मिलता, उसका मेजरमेंट मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, 50,000 रुपए पे कर रहा हूं, तो उसका मेजरमेंट तो पता ही है, 50,000 रुपए ही है। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो आप सैलरी पेड करते हो। अगर आपने लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एक्चुअल में आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इजीली मेजर किया जा सकता है। स्टाफ की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हेडिंग डालो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इसको कॉपी करो।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्लिसिट कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो सिंपल आप मेंशन कर सकते हो आंसर कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हमारा कैश आउटफ्लो होता है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। एग्जांपल एक्चुअल रेंट हो गया, स्टाफ सैलरीज हो गई, दीज आर द एग्जांपल। इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी करो। और नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी शटडाउन कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी शटडाउन कॉस्ट। चार कॉस्ट हो गई आपकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा था इंप्यूटेड कॉस्ट, तीसरा था आपका ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जिसको आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हो, और बीच में हमने देखा था एक कॉस्ट और देखी थी, संक कॉस्ट भी देखा था। लास्ट जो फिफ्थ है वो है आपका शटडाउन कॉस्ट। तो कोई सिंपल सी बात करूं, शटडाउन का मतलब टोटली बंद करना नहीं होता, शटडाउन का मतलब टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज करना होता है। तो शटडाउन कॉस्ट वो कॉस्ट है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज करती है इस उम्मीद में कि हम 2 से 3 महीने 6 महीने के बाद इस बिजनेस को रीओपन करेंगे। तो जब वो टेम्परेरी बेसिस पे अपने बिजनेस को क्लोज करती है तो उस क्लोज के टाइम पे भी अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रही होती है तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज शटडाउन कॉस्ट। जैसे कि मैंने एक फैक्ट्री के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है जिसका रेंट जाता है 50,000 रुपए, और मेरा सीजनल बिजनेस है, 9 महीने काम रहता है और 3 महीने काम नहीं रहता। तो मैं क्या करता हूं, उन 3 महीनों में अपनी फैक्ट्री को ताला लगा देता हूं, 3 महीने के बाद वापस फैक्ट्री ओपन कर लेता हूं। लेकिन क्या जब 3 महीने के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री पे ताला लगाया, क्या रेंट मुझे पे नहीं करना पड़ रहा? बिल्कुल पे करना पड़ रहा है। तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज शटडाउन कॉस्ट। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज करती है फिर भी कोई कॉस्ट अगर इनकर होती रहती है तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज शटडाउन कॉस्ट। देखो क्या मीनिंग लिखा हुआ है, दोज कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड, कब? इवन व्हेन ए प्लांट इज टेम्परेरी क्लोज। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है मेनली which cannot be avoided during the temporary closure of the plant are covered in the shutdown cost, जो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया रेंट ऑफ द बिल्डिंग। एग्जांपल में रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, साथ में जो प्लांट वगैरह हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट भी आपका चलता रहेगा। तो हेडिंग डालो शटडाउन कॉस्ट। एक क्वेश्चन है यहां पे, स्टेट द टाइप ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। 3 पॉइंट गिवन है और अभी तक जो हमने टाइप ऑफ कॉस्ट देखा है हमें बताना है कि कौन सी कॉस्ट यहां पे अप्लाई हो रही है। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो। और हम देखकर आए थे कि ऐसी कॉस्ट जिसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, दिस इज नॉन एज imputed cost. So answer will be imputed cost. Second, withdrawing money from bank deposit for the purpose of purchasing new machine for expansion purpose. आपने अपने expansion purpose के लिए एक नई मशीन परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको इंटरेस्ट का नुकसान होगा, एंड दिस इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आंसर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
और थर्ड है रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए आप रेंट पे कर रहे हो, विच इज टेम्पररीली क्लोज्ड, जो कि टेम्पररी क्लोज्ड है। तो टेम्पररी जो क्लोज होती है, फिर भी कोई कॉस्ट अगर इंकर होती है तो हम उसको बोलते हैं शटडाउन कॉस्ट। तो द आंसर विल बी शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट। ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज, दैट इज सिक्स्थ कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट। देखो डिफरेंशियल कॉस्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं कहता हूं आप 10 यूनिट बनाते हो और अगर आप 15 यूनिट बनाते हो, अगर 10 यूनिट बनाते हो तो आपकी कॉस्ट आती है से एग्जांपल 800 रुपए की, और 15 यूनिट बनाते हो तो आपकी कॉस्ट आती है 1100 रुपए की। तो ये जो 300 रुपए की कॉस्ट का डिफरेंस है, दिस इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट 300 रुपए, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। जब आप एक एक्टिविटी लेवल से दूसरे एक्टिविटी लेवल पे जाते हो, जब आप 10 यूनिट की बजाय 15 यूनिट बनाते हो, तो आपकी जो कॉस्ट में चेंज आया 300 रुपए का, दिस इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या बनता है, ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। और बिल्कुल सही है ये, यही तो डेफिनेशन हमने अभी अभी देखी भी है। तो हेडिंग डालो डिफरेंशियल कॉस्ट और इसका मीनिंग कॉपी करो सबसे पहले। इसके बाद ये क्वेश्चन भी कॉपी करो। इसके बाद जो लास्ट कॉस्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज, दैट इज द रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट का मतलब ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट कॉस्ट। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि डिसीजन मेकिंग लेते वक्त, डिसीजन लेते वक्त कंसीडर की जाती है, दिस इज नॉन एज रेलिवेंट कॉस्ट। आपने अभी थोड़ी देर पहले संक कॉस्ट देखा था। एक तरीके से रेलिवेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट जो है वो अपोजिट होते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि फ्यूचर में इनकर होती है, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पास्ट में इनकर हो चुकी होती है। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है, कंसिडर की जाती है। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। रेलिवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट which are relevant for a specific purpose or situation। जब आप कोई स्पेसिफिक पर्पज या स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, तो उसमें वो कॉस्ट अगर कंसिडर की जाती है तो दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओनली दोज कॉस्ट आर रेलिवेंट विच आर पर्टिनेंट टू द डिसीजन एट हैंड। जो आप डिसीजन ले रहे हो उसके लिए अगर उस कॉस्ट की कोई भी रेलिवेंसी है तो यू शुड कंसिडर दिस कॉस्ट। जैसे कि आज आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, और आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं ये स्टडीज या ना करूं।
अब आगे स्टडीज कंटिन्यू करूं या ना करूं, उसके लिए आगे जो फ्यूचर में खर्चे होने हैं वो तो रेलिवेंट है, लेकिन जो आप फाउंडेशन वगैरह में खर्चे लगा के आए हो वो तो आपके संक कॉस्ट है। तो जो डिसीजन ले रहे हो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं केवल वही रेलिवेंट होंगे। सिंस वी आर कंसर्न विद फ्यूचर कॉस्ट ओनली, जैसा कि मैंने कहा हम फ्यूचर कॉस्ट कंसीडर करते हैं व्हाइल मेकिंग ए डिसीजन। हिस्टोरिकल कॉस्ट unless they remain unchanged in the future period are irrelevant। हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें तो वो सारी की सारी मेनली क्या होती है, संक कॉस्ट होती है, और हम उसको इररेलेवेंट कंसीडर करते हैं टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन अगर मान लो आप आज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे खड़े हो कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं या ना करूं, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं या ना करूं। मान लो सिचुएशन यह है कि आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, उसके लिए 50,000 रुपए का आज रेंट पे कर रहे हो। अब हमें पता है कि रेंट जो है वो 50,000 रुपए कहीं ना कहीं फिक्स है, और एग्रीमेंट भी हो चुका है 11 महीनों का कि 50,000 रुपए का ये रेंट जाएगा। अब मान लो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचता हूं, तो उस सिचुएशन में मुझे बराबर की जो दुकान है या फिर ऊपर का जो फ्लोर है वो भी रेंट पे लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रेंट जो 50,000 रुपए है वो तो इररेलेवेंट है, लेकिन अगर आप बिजनेस का एक्सपेंशन करते हो और उसकी वजह से अगर आपका रेंट बढ़कर 70,000 रुपए हो जाता है, 20,000 रुपए रेंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ड्यू टू बिजनेस एक्सपेंशन, तो उस सिचुएशन में 50,000 रुपए की तो कोई रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन जो एडिशनल 20,000 रुपए लगेंगे वो आपको कहीं ना कहीं कंसीडर करने पड़ेंगे। तभी लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट अनलेस दे रिमेन अनचेंज, जब तक उनमें कोई चेंज नहीं होता तो वो इरेलीवेंट है। लेकिन अगर रेंट पहले 50,000 और बाद में 70,000 हो जाएगा तो जो 20,000 रुपए का रेंट होगा एडिशनल वो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट ही होगी। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, जो स्पेसिफिक पर्पज या सिचुएशन में कंसीडर की जाती है, केवल वही कॉस्ट कंसीडर की जाएगी जिससे रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हो। नॉर्मली इसमें फ्यूचर कॉस्ट कवर होती है, पास्ट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट इसमें कवर नहीं होती तब तक जब तक कि उस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, अगर उसकी अमाउंट में कोई चेंज होता है तो जो चेंज्ड अमाउंट है 50,000 से 70,000, 20,000 रुपए, वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, फ्यूचर कॉस्ट दैट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिक पर्पज और स्पेसिफिक सिचुएशन में ही इसको कंसीडर किया जाता है। और इस पे जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो बनता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है। इस पे कॉलम 1 में लिखे हुए हैं 4 तरीके की कॉस्ट जो हम देख चुके हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट और नॉशनल कॉस्ट। और कॉलम 2 में लिखे हुए स्पेसिफिक सिचुएशन, इंप्यूटेड कॉस्ट, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फोरगोन और संक कॉस्ट। देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट संक कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फोरगोन होती है, रेलिवेंट कॉस्ट स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेट करती है और नॉशनल कॉस्ट आपकी इंप्यूटेड कॉस्ट है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है इसमें एक पॉइंट का और एडिशन करके 5 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हेडिंग डालो रेलिवेंट कॉस्ट, सबसे पहले ये 3 पॉइंट कॉपी करो। तो ये थी हमारी 7 कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज। पहला था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा था आपका इंप्यूटेड कॉस्ट, तीसरा था आपका संक कॉस्ट,
चौथा था आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पांचवा शटडाउन कॉस्ट, सिक्स्थ आपका था डिफरेंशियल कॉस्ट और सेवन रेलेवेंट कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कॉस्ट कब इनकर हुई है या कब इनकर होगी, टाइम के बेसिस पे कॉस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले तो पहला हो सकता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो पास्ट में इनकर हो चुकी है, संक कॉस्ट जो हम देख रहे थे, और दूसरा हो सकता है फ्यूचर कॉस्ट, जिसको कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। प्री का मतलब पहले से जो कॉस्ट आपने डिटरमाइन कर ली, दिस इज द फ्यूचर कॉस्ट, एक तरीके से रेलेवेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, लेकिन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को आगे दो पार्ट में एनालाइज किया गया। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक बेंचमार्क सेट करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस कि 5 रुपए पर केजी हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आने की उम्मीद है, और परचेज मैनेजर को बोल दिया गया 5 रुपए पर केजी में आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। एक होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि हम फ्यूचर की फॉरकास्टिंग करके अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसकी कॉस्ट को फॉरकास्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट करते हुए चल। तो सबसे पहले अगर बात कर ले हिस्टोरिकल कॉस्ट की, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नथिंग, एक तरीके से संक कॉस्ट ही होती है जो कि पास्ट में इनकर हो चुकी हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि जो पास्ट में इनकर हो चुकी है वो एक्चुअल कॉस्ट है। ऑफ एक्वायरिंग, किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए हो सकती है, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हो सकती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हो सकती है। सिंपल सी बात करूं तो एक्चुअल कॉस्ट होती है। दे आर पोस्टमार्टम कॉस्ट, जब कुछ हो चुका होता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट है जिसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कॉस्ट एज सर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, कॉस्ट होने के बाद उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि हाँ ये कॉस्ट इनकर हुई है। एंड दे रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, और जो आपने एक्चुअल ऑपरेशन किया, परफॉर्मेंस की है, उसके लिए जो कॉस्ट इनकर हुई है, दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग follow a system of accounting to which all values are based on cost actually incurred as relevant from time to time। तो सिंपल तीनों पॉइंट में एक ही बात को रिपीट किया गया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्चुअल इनकर हो चुकी है। तीनों पॉइंट में एक ही बात को घुमा घुमा के लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो क्वेश्चन देखने से पहले और भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप में हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट है, एक्चुअल में इनकर होने के बाद उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन की जा रही है, पोस्टमार्टम कॉस्ट भी इसको बोल सकते हो। दूसरा जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉस्ट है, दिस इज द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नाम से ही क्लियर है, पहले से ही जो कॉस्ट डिटरमाइन कर ली गई। अगर मैं मार्च में ही अप्रैल की कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करने जा रहा हूं, तो दिस इज द प्री डिटर्मिनेशन कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ कोर्स आर कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन करने से पहले ही जो कॉस्ट कैलकुलेट कर ली गई, दिस इज द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिकेशन ऑफ all the factors affecting cost and cost data। और प्री डिटर्मिनेशन के टाइम पे वो सारे फैक्टर कंसीडर किए गए होंगे जो कि कॉस्ट की कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल क्या होगा, लेबर का एक्सपेंस क्या होगा, ओवरहेड के खर्चे क्या होंगे, ये सारी की सारी कैलकुलेशन की गई होगी। और ये जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, इसको भी दो पार्ट में एनालाइज किया गया, इट मे बी स्टैंडर्ड और इट मे बी एस्टिमेट। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को दो पार्ट में आगे क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अदर वन इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। देख लेते हैं ये स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है।
स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें, ए प्री डिटरमाइंड नॉर्म, पहले से ही, नॉर्म का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स का मतलब है रूल्स, तो पहले से ही जो डिटरमाइंड रूल्स है वो अप्लाई किए जाते हैं एज ए स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर असेसिंग एक्चुअल कॉस्ट, कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी उसको पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको अप्लाई करके। वेदर दीज आर मोर और लेस, क्या एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम आएगी, क्या होगा, वो हम पहले से ही डिटरमाइन कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व्स एज ए बेसिस ऑफ, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइन करने के पीछे जो पर्पज है वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। जैसे कि परचेज मैनेजर के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि 5 रुपए पर केजी में रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो परचेज मैनेजर अब कोशिश करेंगे 5 रुपए पर केजी तक रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करने की, अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कंट्रोल करने की। एंड एज ए मेजर ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, अब परचेज मैनेजर का एक स्टैंडर्ड सेट था, 5 रुपए पर केजी में रॉ मटेरियल परचेज करना था। अगर वो 5 रुपए पर केजी में रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो एफिशिएंट है, 4 रुपए 80 पैसे में परचेज कर दे तो मोर एफिशिएंट है, 5 रुपए 20 पैसे में करे तो लेस एफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी मेजर की जा सकती है मैनेजर लेवल के पर्संस की, व्हेन अल्टीमेटली पोस्ट विद एन एक्चुअल कॉस्ट। और वो कब पता चलेगी, जब आप अल्टीमेटली अपने स्टैंडर्ड को कंपेयर करोगे, पोस्ट का मतलब कंपेयर करोगे विद द एक्चुअल कॉस्ट। इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद ए मीडियम बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट रिजल्ट इज मेजर, कि जो करंट रिजल्ट है उनको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेविएशन प्लेस्ड, परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 5 रुपए में परचेज करने की, 5 रुपए 20 पैसे में परचेज किया तो 20 पैसे का यहां पे डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। पर्पज क्या है, विद ए व्यू टू डिटरमाइन द वेरियांसेस, वेरियांसेस का मतलब ही होता है डिफरेंसेस, कि जो एक्चुअल है और जो स्टैंडर्ड सोचा था उसमें डिफरेंस क्या है वो एनालाइज करना, इफ एनी, एंड एनालाइज द कॉजेस ऑफ वेरियांसेस। अगर कॉस्ट 20 पैसा ज्यादा आई तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या परचेज मैनेजर एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है, या हो सकता है गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया उसकी वजह से ये 20 पैसा बढ़ गया। अगर गवर्नमेंट के जीएसटी रेट बढ़ने की वजह से 20 पैसा बढ़ गया तो परचेज मैनेजर बेचारा क्या करे, एंड टेक प्रॉपर मेजर टू कंट्रोल देम। अगर परचेज मैनेजर की गलती की वजह से है तो हम कोशिश करें कि उसको आगे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अगर जीएसटी रेट बढ़ गया उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई तब तो आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको अपने स्टैंडर्ड्स को ही फ्यूचर के लिए बदलना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, पहले से ही डिटरमाइंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको अप्लाई करके एक कॉस्ट का बेंचमार्क सेट किया जाता है फॉर द मैनेजर्स एटसेट्रा। देन जब एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, जो डिफरेंसेस आते हैं उसको वेरियांसेस बोला जाता है, और देन उन वेरियांसेस के कॉजेज एनालाइज किए जाते हैं कि कॉस्ट कम या ज्यादा होने के पीछे क्या कारण रहे, अकॉर्डिंगली फ्यूचर में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। इस पे हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जो कि हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में दूसरा पार्ट है एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि ये कॉस्ट आप एस्टिमेट कर रहे हो, ऑफ कोर्स फॉर द फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस prior to the performance of operation or even before the acceptance of sale order। ऑपरेशन करने से पहले और इवन आपको सेल ऑर्डर नहीं मिला उससे भी पहले
estimated cost is found with specific reference to the product in question and the activity level of the plant. 10,000 यूनिट बनानी है तो इसके लिए क्या कॉस्ट आएगी, तो एक लेवल भी यहां पे पहले से ही सेट होता है कि अगर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे प्रोडक्ट ए की तो उस सिचुएशन में क्या कॉस्ट आएगी उसकी फोरकास्टिंग करना. दिस इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट. इट हैज नो लिंक with actual and hence it is assumed to be less accurate than the standard cost. देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट जब बनाया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट में जो एक्चुअल कॉस्ट आती है उसको कंसीडर करके स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और देन उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर भी किया जाता है. एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफर किस तरीके से करती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त पास्ट का एक्चुअल कंसीडर नहीं किया जाता और इसको एक्चुअल के साथ कंपैरिजन भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड कॉस्ट लेस इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड कॉस्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड, और प्री डिटरमाइंड के दो पार्ट स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड कॉस्ट. क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, एक तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बन सकता है इस पे जो कि एग्जाम में पूछा गया जून 2017 में. क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट. ऑफ कोर्स नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट अलग होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग होती है. दैट आर लाइकली इन द फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड, दैट इज फॉल्स, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट दोनों अलग अलग है. एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, इन स्टैंडर्ड कॉस्ट blank norm is applied as a scale of reference for assessing actual cost to serve as a basis of cost control. और अभी अभी हमने देखा स्टैंडर्ड कॉस्ट में प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स होते हैं, मतलब पहले से ही डिटरमाइंड किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो अप्लाई करके और एक्चुअल कॉस्ट वगैरह देखकर स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है. तो दीज आर द टू क्वेश्चन जो कि आपसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे पूछे जा सकते हैं. एक हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. और ये स्लाइड कॉपी करो. हिस्टोरिकल, प्री डिटरमाइंड के दो पार्ट स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड. हिस्टोरिकल कॉस्ट हेडिंग डालो और ये 3 पॉइंट कॉपी करो. नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, और ये 2 पॉइंट कॉपी करो और साथ में प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के दो पार्ट स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड कॉस्ट. ये डेटा कॉपी मत कर लेना, ये जस्ट एक पिक्चर है. तो एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखी हुई है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको हमें कॉपी नहीं करना. इसके बाद हेडिंग डालो स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये 4 पॉइंट कॉपी करो. देन हेडिंग डालो एस्टिमेटेड कॉस्ट और ये 3 पॉइंट कॉपी करो.
इसके बाद ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये भी कॉपी कर लो। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं जून 17 और दिसंबर 17 में। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन किस तरीके से करते हो और प्रोसेस, प्रोडक्शन करने की प्रोसेस क्या है, उसके बेसिस पे कॉस्ट को 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप प्रोडक्शन बैच में करते हो, बैच का मतलब एक साथ 10,000 यूनिट, एक साथ 50,000 यूनिट बनाते हो, तो उसको बोल दिया जाता है बैच। जैसे कि आप 50 स्टूडेंट मेरे सामने अगर हो तो वो मेरे लिए क्या है, एक बैच है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ काफी सारी यूनिट बनाती है तो उसको बोला जाता है बैच। जैसे कि आप जब कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करके लाते हो तो आपने अगर उस पर ध्यान से देखा हो, बैच कोड लिखा हुआ होता है और काफी सारी यूनिट पे बैच कोड सेम होता है। जैसे आप अगर मेडिकल की शॉप पे जाते हो और मान लो 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है, अगर आपको 20 टैबलेट्स लेनी है, आप 2 स्ट्रिप लेते हो, तो दोनों स्ट्रिप पे अगर आप देखोगे तो बैच कोड सेम लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके पीछे कारण ये है कि वो 20 की 20 टैबलेट्स जो है वो एक साथ प्रोड्यूस की गई होगी। तो जब हम एक साथ काफी सारी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उस कॉस्ट को बोल दिया जाता है बैच कॉस्ट। जब आप प्रोसेसिंग में किसी प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसको बोल दिया जाता है प्रोसेस कॉस्ट। लाइक अगर आप शर्ट बनाते हो, पहले आप मान लो से एग्जांपल कॉटन मार्केट से परचेज करते हो, कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्लॉथ बनाया, क्लॉथ से शर्ट बनाया, तो ये आपकी एक प्रोसेस है। तो इसमें जो आपके खर्चे लगे, दिस इज द प्रोसेस कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट, किसी भी प्रोसेस में अगर कोई पर्टिकुलर काम करना है तो उस पर्टिकुलर वर्क को बोल दिया गया ऑपरेशन कॉस्ट। जैसे कि अगर आप कहते हो सर शर्ट बनाने के लिए उसकी कटिंग की गई, तो कटिंग एक ऑपरेशन है, स्टिचिंग उसका दूसरा ऑपरेशन है। जैसे कि क्लॉथ बना के आपने तैयार किया, तो क्लॉथ जब आप शर्ट डिपार्टमेंट को दोगे तो शर्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्लॉथ से शर्ट बनाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स पहले कटिंग होगी, उसके बाद स्टिचिंग होगी। तो एक ही प्रोसेस में जब एक से ज्यादा काम किए जाते हैं तो हर एक उस काम को ऑपरेशन बोला जाता है कि कटिंग में कितना खर्चा आया, स्टिचिंग में कितना खर्चा आया, तो दिस इज द ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है जब एक पर्सन कोई प्रोडक्ट ना बनाकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसकी जो कॉस्ट इनकर होती है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे कि मैं टीचिंग अगर करता हूं तो टीचिंग को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है, दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक बस को ऑपरेट करने के जो खर्चे हैं, दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डैम्स, रोड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो तो उसके लिए जो कॉस्ट इनकर होती है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और अगर आप एक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो उस कॉस्ट को बोला गया जॉइंट कॉस्ट। अगर आप एक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको बोल दिया गया जॉइंट कॉस्ट, जो कि नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। होता क्या है, डेयरी वाले जब पनीर बनाते हैं तो साथ में छाछ भी निकलती है एक तरीके से, और बाद में वो क्या करते हैं, उसको मार्केट में सेल भी कर देते हैं। तो जब आप एक प्रोसेस में 2 प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको बोल दिया गया जॉइंट कॉस्ट। तो ये 6 तरीके की कॉस्ट है जो कि हमें एक एक करके डिस्कस करनी है। सबसे पहले है हमारा बैच कॉस्ट। बैच कॉस्ट क्या है, बैच कॉस्टिंग इज द एग्रीगेट कॉस्ट। बैच कॉस्ट क्या होती है, एग्रीगेट कॉस्ट
रिलेटेड टू ए कॉस्ट यूनिट, और यहां पे कॉस्ट यूनिट क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल, एक ही तरीके के आर्टिकल का एक ग्रुप होता है, विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा, जो टैबलेट्स वगैरह बनती है एक जैसी होती है, ऐसा तो नहीं है कि आप एक टैबलेट देखते हो और दूसरी टैबलेट देखते हो उन दोनों का कोई डिफरेंस होता है, नहीं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इज एसेटेड, इसमें जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की कैलकुलेट की जाती है, और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को सिंपल मैं बोल दूं तो मैं इसको बैच भी बोल सकता हूं। तो इस केस में बैच की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। द यूनिट कॉस्ट, और जो यूनिट होती है इसकी वो होती है एक बैच और एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो कि हमने जब कॉस्ट यूनिट पढ़ा था स्टडी नोट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में, तो हमने कहा था कि जो कॉस्ट यूनिट होती है वो एक जॉब हो सकता है, एक बैच हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक ऑर्डर हो सकता है। तो यहां पे वही बात चल रही है कि यहां पे बैच जो है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है इंस्टेड ऑफ ए सिंगल जॉब, ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट। जॉब से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो एक साथ जितनी यूनिट बना रहे हैं हम तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू जनरल इंजीनियरिंग, फैक्ट्रीज वगैरह इसको यूज करती है, विच प्रोड्यूसेस कंपोनेंट इन कन्वीनियंट इकोनॉमिकल बैचेस, जो कि बैचेज में इसलिए प्रोडक्ट करती है ताकि वो उनके लिए कन्वीनियंट भी हो और साथ में इकोनॉमिकल, दैट इज सस्ता भी हो। तो बैच कॉस्ट सिंपल सी बात करूं, जब आप एक साथ एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो और उस पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो उस कॉस्ट को बोल दिया गया बैच कॉस्ट। एक हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस, और ये 6 नाम कॉपी कर लो। सबसे पहले तो बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले हेडिंग डालो बैच कॉस्ट और ये 4 पॉइंट कॉपी करो। इसके बाद सेकंड कॉस्ट है हमारी प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट का मतलब क्या है, जब हम प्रोसेसेस में प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने कहा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन शर्ट बनाती है बट मार्केट से कॉटन परचेज करके पहले थ्रेड बनाती है, फिर क्लॉथ बनाती है, फिर शर्ट बनाती है, तो वो कहीं ना कहीं 3 प्रोसेस में अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर रही है। तो वो हर एक प्रोसेस की कॉस्ट जानना चाहते हैं कि जब मैंने कॉटन से थ्रेड बनाया क्या कॉस्ट आई, थ्रेड से क्लॉथ बनाया क्या कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट क्या आई, और जब क्लॉथ से शर्ट बनाया तब क्या कॉस्ट आई, और शर्ट बनाने तक की टोटल कॉस्ट क्या आई, ताकि वो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट का सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके। तो प्रोसेस कॉस्ट क्या है, व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशन और प्रोसेसेस। सीक्वेंस क्या ऐसा हो सकता है कि आप शर्ट से क्लॉथ बना रहे हो या क्लॉथ से थ्रेड बना रहे हो, नहीं, नॉर्मली थ्रेड से क्लॉथ और क्लॉथ से शर्ट बनाओगे, ये एक सीक्वेंस है। कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशन और प्रोसेस, बार बार ऐसा होगा। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड इज कंसीडर्ड एज प्रोसेस कॉस्ट।
तो उस प्रोसेस की जो कॉस्ट इनकर हुई है किसी स्पेसिफिक पीरियड में, दिस इज नॉन एज प्रोसेस कॉस्ट। क्लॉथ से शर्ट बनाने की क्या कॉस्ट है, दिस इज द प्रोसेस कॉस्ट। नवंबर में क्या कॉस्ट है, दिसंबर में क्या कॉस्ट है, जनवरी में क्या कॉस्ट है, द प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर प्रोसेस कॉस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो और आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो आप देख लो कि आपने कितनी नंबर ऑफ यूनिट बनाई और कितनी आपकी कॉस्ट आई। आप अकॉर्डिंगली डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि पर्टिकुलर मंथ अप्रैल में 50,000 रुपए की कॉस्ट आई और हमने उसमें 1000 शर्ट बनाए, तो 50 रुपए पर शर्ट कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट इनकर हुई है। तो इज इट डिराइव्ड बाई डिवाइडिंग द प्रोसेस कॉस्ट, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 50,000 बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 1000 शर्ट in the process during the period. Process costing is employed in industries where a continuous process of manufacturing is carried out. Costs are ascertained for a specified period of time by department या process. Process 1, process 2, process 3 ऐसे हो सकता है, या फिर क्लॉथ डिपार्टमेंट, शर्ट डिपार्टमेंट, थ्रेड डिपार्टमेंट हो सकते हैं। नॉर्मली प्रोसेस कॉस्ट कौन अप्लाई करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, रिफाइनरीज हो गई, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मे बी कोटेड एज एग्जांपल ऑफ अंडरटेकिंग दैट एम्प्लॉय प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। हेडिंग डालो प्रोसेस कॉस्ट और ये 5 पॉइंट आप कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट है ऑपरेशन कॉस्ट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर किसी प्रोसेस में एक से ज्यादा एक्टिविटीज होती है तो हर एक एक्टिविटी को एक ऑपरेशन बोला जाता है। जैसे कि अगर क्लॉथ डिपार्टमेंट शर्ट डिपार्टमेंट को क्लॉथ देगा तो शर्ट बनाने के लिए एक कटिंग होगी, एक स्टिचिंग होगी, देन उसकी पैकिंग वगैरह भी होगी। अगर मैं कटिंग और स्टिचिंग की बात करूं तो कटिंग इज वन ऑपरेशन एंड स्टिचिंग इज द अदर ऑपरेशन। अगर आप जानना चाहते हो कटिंग के क्या खर्चे हैं, स्टिचिंग के क्या खर्चे हैं, तो उस कॉस्ट को ऑपरेशन कॉस्ट बोल दिया गया। तो ऑपरेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑपरेशन कटिंग इन्वॉल्व इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज शर्ट डिपार्टमेंट जो प्रोसेस कर रहा है उसके लिए, और बिजनेस एक्टिविटी। द कॉस्ट यूनिट इन दिस मेथड इज द ऑपरेशन। कटिंग की क्या कॉस्ट है, कटिंग एक ऑपरेशन है। स्टिचिंग की क्या कॉस्ट है, स्टिचिंग अनदर ऑपरेशन है इंस्टेड ऑफ प्रोसेस। तो पूरी प्रोसेस की कॉस्ट नहीं, हर एक ऑपरेशन की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन कॉस्टिंग इज सुटेबल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो किया करती है, नॉर्मली वहां पे ऑपरेशन कॉस्टिंग भी अप्लाई होता है, क्योंकि अगर एक प्रोसेस में एक से ज्यादा एक्टिविटीज होती है तो उसको ऑपरेशन कॉस्टिंग बोल दिया गया। हेडिंग डालो ऑपरेशन कॉस्ट और ये 3 सिंपल से पॉइंट आप कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर सिंपल सी बात करूं तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इंडस्ट्री में, वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होता है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे करता है, दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे करती है,
दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन कंडक्टिंग ए बिजनेस एक्टिविटी. बस वो बिजनेस एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग ना होकर सर्विस एक्टिविटी होगी. ऑपरेटिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन which do not manufacture any product but which provide service. तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो अपनी कॉस्ट जो कैलकुलेट करती है ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको बोला जाता है. इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइक ये सारी की सारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. पावर हाउस जिनका काम है पावर सप्लाई. ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल एजेंसीज बसेस वगैरह की सर्विसेज देना. हॉस्पिटल की सर्विसेज, स्कूल की सर्विसेज विच अंडरटेक सर्विसेज rather than the manufacture of product at certain operating cost. तो सर्विस प्रोवाइडर जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट. द कॉस्ट यूनिट क्या होगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के केस में? किलोवाट आवर्स इन केस ऑफ पावर हाउस, पैसेंजर किलोमीटर in case of transport organization, bed in case of hospital. तो ये कॉस्ट यूनिट तो हमने स्टडी नोट नंबर 1 के सेकंड पार्ट में कॉस्ट यूनिट में देखा भी था. तो ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग. ये ऑपरेशन नहीं, ये ऑपरेटिंग है. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग but it may also be classed as a variant of process cost since cost in this method are usually combined for a specified period. कई बार प्रोसेस कॉस्टिंग का ही ये पार्ट हो जाता है. सिंपल सी बात है, जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई हो. अगर आप एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें आप एक प्रोसेस बनाते हो, से एग्जांपल कि आपको एक रिटर्न फाइल करनी है, तो पहले एक पर्सन डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, उसका वो काम है. दूसरा उस डॉक्यूमेंट को अपने सीनियर को देगा, सीनियर उसको चेक करेगा. उसके बाद तीसरा पर्सन उसकी रिटर्न फाइल करेगा और चौथा पर्सन उसको चेक करेगा कि रिटर्न ठीक से फाइल हुई या फिर नहीं हुई. तो उस सिचुएशन में प्रोसेस कॉस्टिंग का ही ये पार्ट बन जाता है कि हम अप्लाई तो प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन हर एक जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया जा रहा है उसकी अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट भी हो सकता है अगर प्रोसेस आपकी सर्विस से रिलेट करती है तो, और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको बोल दिया गया ऑपरेशन कॉस्ट. तो सिंपल मैं कहूं ये है, मान लो प्रोसेस कॉस्टिंग. तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ऑपरेशन कॉस्ट अप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकता है. तो इसका मतलब प्रोसेस के दो पार्ट है, ऑपरेशन और ऑपरेटिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट को ऑपरेशन कॉस्ट बोल दिया और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कॉस्ट को ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दिया गया. तो एक हेडिंग डालो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये 5 पॉइंट आप कॉपी करो. इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. बहुत ही सिंपल, अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हो तो जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोला जाता है. जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि रोड वगैरह बनाते हैं, डैम्स वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं दिस इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट.
तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद सम, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होगी, और ऑफ कोर्स दो पार्टीज होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वन इज द कॉन्ट्रैक्टर एंड अनदर वन इज द कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो काम देता है और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है जो काम को कंप्लीट करता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन अंडरटेकिंग कैरिंग आउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्ट लाइक कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग कंसर्न्स, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड डैम्स वगैरह बनाना। कॉस्ट यूनिट यहां पे क्या होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा कॉस्ट यूनिट है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, विच मे कंटिन्यू ओवर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, और नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा टाइम के लिए चलते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनके जब फ्लाईओवर बनते हैं तो नॉर्मली एक साल में कंप्लीट नहीं होते, तो नॉर्मली मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर ये काम कंटिन्यू रहता है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो कि हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। तो एक हेडिंग डालो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और ये 3 पॉइंट कॉपी कर दो। और लास्ट जो कॉस्ट है हमारी, दिस इज द जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट क्या होती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस में एक से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोसेस में जो खर्चा आया है उसको जॉइंट कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। तो जॉइंट कॉस्ट आर द कॉमन कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज और सर्विसेज employed in the output of two or more simultaneously produced or otherwise closely related operations, commodities और services। अगर आप कहते हो कि सर हम एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस ए और उससे दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू, और इस प्रोसेस को करने में 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो ये जो 5 लाख रुपए की खर्चा है, 5 लाख रुपए की कॉस्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जिसकी वजह से इसको जॉइंट कॉस्ट बोल दिया गया। जॉइंट मतलब इन दोनों प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है, तो दिस इज द जॉइंट कॉस्ट। व्हेन ए प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट फ्रॉम ए सेट ऑफ सेम इनपुट two or more distinguishedly different products are produced together, products of greater importance are termed as joint product. Product of greater importance are termed as joint product and products of minor importance are termed as byproduct. जैसे मान लो ये प्रोसेस ए है, इसमें आपने क्लॉथ यूज किया और आपने यहां पे दो तरीके के प्रोडक्ट बनाए, एक बनाए मेंस गारमेंट और एक बनाए किड्स गारमेंट। दोनों की इंपॉर्टेंस है मार्केट में। अब क्या हुआ, ये बनाते वक्त जब आपने कटिंग की थी तो वहां पे स्क्रैप निकल के आया, कटिंग में जो वेस्ट निकल के आया, आपने क्या किया, आपने उससे कारपेट वगैरह बना के मार्केट में सेल कर दिया। तो ये जो है मेंस और किड्स गारमेंट, ये तो बनाना आपकी इंटेंशन थी, ये स्क्रैप आया, इसको यूज करके आपने ये कारपेट बना के बेचे, तो इन कारपेट की वैल्यू इन कंपैरिजन विद दीज प्रोडक्ट कम होगी। तो ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को तो बोल दिया गया जॉइंट प्रोडक्ट, और ये जो कारपेट था जो स्क्रैप से आपने बनाया, इसको बोल दिया गया बाई प्रोडक्ट। हमारे सिलेबस में जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का अलग से एक चैप्टर है जो कि हम डिस्कस करेंगे। एंड द कॉस्ट इनकर्ड प्रायर टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेपरेशन
जहां पे हमें पता चला ये प्रोडक्ट पी है और ये प्रोडक्ट क्यू है, इससे पहले जो भी आपकी कॉस्ट इनकर हुई है 5 लाख रुपए की, दिस कॉस्ट इज नॉन एज जॉइंट कॉस्ट। तो जब आप एक प्रोसेस करते हो उसमें जो खर्चे करते हो उससे अगर आपको बाद में 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी सेम इंपॉर्टेंस होती है तो उनको जॉइंट प्रोडक्ट बोल दिया गया। अगर लेस इंपॉर्टेंस होती है तो उसको बाई प्रोडक्ट बोल दिया गया। लेकिन इस प्रोसेस में जो भी आपका खर्चा लगा उस खर्चे को बोला गया जॉइंट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाफ्टा, तार इज प्रोड्यूस्ड जॉइंटली इन द रिफाइनरी प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल को बनाने के लिए रिफाइनरी अलग होती है, डीजल के लिए अलग होती है, नहीं, एक सिंगल रिफाइनरी में ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो वहां पे जो कॉस्ट इनकर हो रही है, बिल्डिंग का रेंट, मशीनरीज वगैरह का डेप्रीशिएशन, वो सारा का सारा एक कॉमन कॉस्ट है। दिस इज द जॉइंट कॉस्ट फॉर ऑल दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जॉइंट कॉस्ट सिंपल आप ये याद रख सकते हो, जब एक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बनाए जाते हैं, सेम इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, लेस इंपॉर्टेंस होते हैं बाई प्रोडक्ट, लेकिन इसके लिए जो कॉस्ट इनकर हुई है दिस इज द जॉइंट कॉस्ट। और रिफाइनरी इज द बेस्ट एग्जांपल। एक हेडिंग डालो जॉइंट कॉस्ट और ये 3 पॉइंट आप कॉपी करो। और कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस पे क्वेश्चन है एक, जो कि दिसंबर 2018 में आपके एग्जाम में पूछा गया। जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर, ऑफ कोर्स ऑयल इंडस्ट्री के लिए ये सुटेबल है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी कर लो। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। और नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बेसिस पे कॉस्ट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। और तीनों ही वर्ड हमारे लिए नए नहीं है, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। और इसका यहां पे हम कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि लास्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आपको मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, साथ में ये भी बताया कि तीनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे। और साथ में हमने ये भी देखा था कि डायरेक्ट को ऐड किया जाए तो प्राइम कॉस्ट बनती है और इनडायरेक्ट को ऐड किया जाए तो ओवरहेड बनते हैं। तो एज सच हमें उस डिस्कशन को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो बाई चांस अगर एग्जाम में आपसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस पूछा जाए तो आप पिछले पार्ट में जो हमने डिस्कशन किया था वही मेंशन करते हुए चल सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करें तो अभी हमारे 2 टॉपिक बाकी हैं, एक है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग और एक है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का जो पार्ट था वो इतना ही था कि कॉस्ट किस किस तरीके की हो सकती है। पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, तीसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस, चौथा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पांचवा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस, और सिक्स्थ हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। पहला जो पार्ट था वेरिएबल कॉस्ट, उसमें वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। तीसरा जो पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस, उसमें हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट,
शटडाउन कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट और फाइनली रेलिवेंट कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस में हमने देखा बैच कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट और प्रोसेस कॉस्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो दिस इज द पार्ट जो कि आज हमने किया। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी जो 2 टॉपिक हमारे बच गए, टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जितना भी आज हमने पार्ट किया है वो रिवाइज करके आओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।